हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी के बारे में। काफ़ी छोटा सा ये टॉपिक है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। 2 मार्क्स के लिए भी रिपीट होता है, 5 और 7 मार्क्स के लिए भी रिपीट होता है। चलिए देखते हैं हम कि इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। और मैं बार बार बोलता हूँ कि फिजिक्स दैट मीन्स फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी फिजिकल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे फील करना। तो चलिए फील करते हैं कि एक्चुअल में इलास्टिसिटी है क्या। देखिए, ये एक स्प्रिंग है जिसे मैंने स्ट्रेच किया और फिर उसे छोड़ दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। चलो एक बार फिर से देखते हैं। फोर्स अप्लाई हुआ अप साइड पे और मैंने उसे छोड़ दिया, देन वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। यही है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी दैट मीन्स किसी भी मेटल की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की वो कैपेसिटी जिसके कारण वो डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने के बाद भी वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे, अपनी एक्चुअल लेंथ पे, उसे ही कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हम जब भी उस मेटल का कहीं यूज करते हैं, जब भी हम उस मेटल को कहीं अप्लाई करते हैं, कहीं उसके एप्लीकेशन ढूंढते हैं, तब हम ये जरूर देखते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी कैसी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं, आप एक नॉर्मल रोप जिस पे आप कपड़े सुखाते हैं, अगर आप उसको अपने लोअर में यूज करें वो तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। बट अगर आप उसकी जगह इलास्टिक यूज करें वो आपको काफी कंफर्ट देने वाला है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से कहां स्टील यूज करना है, कहां आयरन यूज करना है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके यूज के हिसाब से। ओके, नाउ इट्स इलास्टिसिटी। चलिए अब चलते हैं हम प्लास्टिसिटी की तरफ कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी दैट मीन्स ये उस मेटल का वो पर्टिकुलर स्ट्रेस होता है, वो पर्टिकुलर फोर्स होता है जिसको लगाने के बाद इलास्टिसिटी का एंड हो जाता है। दैट मीन्स इलास्टिसिटी उसके बाद वर्क नहीं करती और उसके बाद वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिसिटी। नॉर्मली ये बोला जा सकता है कि ये वो डिफॉर्मेशन फोर्स है जिसके बाद कोई भी बॉडी अपने एक्चुअल लेंथ पर वापस नहीं आ सकती। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली हम देखिए, ये मान के चलिए एक रबर बैंड है। इस रबर बैंड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। आप सबने रबर बैंड से काफी खेला होगा बचपन में और अभी भी खेलते होंगे। देखिए, ये जो रबर बैंड है इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं। ओके, मैंने दोनों साइड से फोर्स लगाया। तो इस रबर बैंड पे फोर्स लगाने के बाद ये रबर बैंड जो है वो इस पोजीशन पर आ गया और इस पोजीशन पे आने के बाद भी आप इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स कंटिन्यू अप्लाई करते ही जा रहे हैं। एक समय के बाद ये रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा। ये जो लास्ट लिमिट है इसकी, ये जो लास्ट लिमिट है इसे ही कहते हैं इलास्टिसिटी। इस लिमिट के बाद जब ये ब्रेक हो जाएगा वहां से स्टार्ट होती है इसकी प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी वो डिफॉर्मेशन की पोजीशन है जिसके बाद वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ सकता। काफी इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी और इसका ग्राफ जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो चलिए देखते हैं कि उसका ग्राफ किस तरीके से वर्क करता है। उसके पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि ये एक बॉडी है। देखिए, इस बॉडी में क्या हो रहा है, इस बॉडी को हमने उस पोजीशन तक स्ट्रेच कर दिया, उस पोजीशन तक स्ट्रेच कर दिया जिस पोजीशन के बाद वो वापस अपने एक्चुअल लेंथ पर नहीं आ सकती। ओके, यहां जरूरी नहीं कि वो ब्रेक हो जाए, जरूरी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो ब्रेक हो जाए। हो सकता है ब्रेक हो या ना हो, ब्रेक होगा तो वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअल लेंथ पे वो वापस नहीं जा सकती। देखिए, ये एक्चुअल लेंथ पे वापस जा रहा है क्या, नहीं, ये फोर्स लगाने के बाद इस पर्टिकुलर जगह से देखिए आप ध्यान से, वो स्ट्रेच आ रहा है उसमें और स्ट्रेच आ रहा है बट वो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं जा पा रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है प्लास्टिसिटी ऑफ एनी मटेरियल। ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है प्लास्टिसिटी ऑफ एनी मटेरियल। नाउ चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके ग्राफ के बारे में। चलिए देखते हैं इसके ग्राफ में क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा साइड स्ट्रेस होगा और कौन सा साइड स्ट्रेन होगा। तो ये मैं लेके चल रहा हूं स्ट्रेस और ये लेके चल रहा हूं स्ट्रेन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है
कि किसी भी बॉडी में, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिएगा जब आप क्लास 11 में बनाते थे तब आप नहीं पता कैसे बनाते थे, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का ये जो आप स्लोप बनाते हैं, ये स्लोप हमेशा स्ट्रेस के साइड टिल्ड होना चाहिए। ओके, ये जो 45 एंगल का बना देते हैं हम, अच्छा दिख रहा है सोच के, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये टिल्ड होना चाहिए स्ट्रेस के साइड। ओके, सो हमने पढ़ रखा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है दोनों प्रोपोर्शनल चलते हैं, और हमने हुक्स लॉ में भी ये पढ़ा था कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, सो इसमें भी कर्व भी इसी तरीके से चलता है, ये स्लोप भी इसी तरीके से चलता है। स्ट्रेस जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। सो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का इसमें क्या रोल है, देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो स्ट्रेस रहता है वो स्ट्रेन में कन्वर्ट होता है, और ये स्लोप जो है उसे ही कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, सो मान के चलिए ये मैं पॉइंट ओ ले लेता हूं और इसे पॉइंट ए ले लेता हूं, सो मैं ये बोल सकता हूं कि स्लोप में पॉइंट ओ टू ए इलास्टिसिटी है। ओके, इलास्टिसिटी। ओके, नाउ अगर मैंने उससे ज्यादा स्ट्रेस लगाया तो ये मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेन में आने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रह गया है। दैट मींस आफ्टर OA अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो स्ट्रेन मुझे उसके प्रोपोर्शनली नहीं मिलता है, ज्यादा मिलने लगता है, बढ़ जाता है। सो यहां से क्या होगा, जब हम लिमिट क्रॉस कर देंगे इलास्टिसिटी की, सो इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस करने के बाद स्ट्रेस थोड़ा लगाने पर स्ट्रेन ज्यादा मिलेगा। आप बिल्कुल तुरंत याद कीजिए, इलास्टिक जो होता है लोअर का, जब वो बहुत पुराना हो जाता है तब वो उसी पोजीशन में पहुंच जाता है जहां से वो वापस नहीं आ पाता, और फिर आप जब थोड़ा सा भी स्ट्रेच करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रेच होने लगता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी का। सो यहां पे क्या होता है, इलास्टिसिटी, जब इलास्टिसिटी की लिमिट खत्म हो गई तब हमने देखा कि स्ट्रेन ज्यादा मिलने लगा थोड़े से स्ट्रेस को लगाने पे, तो यहां से इसकी प्रोपोर्शनैलिटी तो खत्म हो गई। दैट मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो एंड हो जाती है। सो यहां पे ये एंड हो गया। तब यहां अगर हम देखें इसको पॉइंट बी बोले तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ए टू बी, यहां से इसकी प्लास्टिसिटी स्टार्ट होती है। ओके, यहां से स्टार्ट होती है इसकी प्लास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी इस तरीके से हम क्लियर कर चुके हैं, किसमें, ग्राफ में किस तरीके से होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ भी शो करना पड़ता है। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए यहां से यहां तक इलास्टिसिटी एंड देन फिर प्लास्टिसिटी। एंड प्लास्टिसिटी में एक बात जरूर नोटिस कीजिएगा आप कि प्लास्टिसिटी आने पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट मींस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का एंड हो जाता है और वहां से डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, स्ट्रेन काफी ज्यादा मिलता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे अपकमिंग सब्जेक्ट्स में भी काफी ज्यादा यूज होने वाला है।